HTML full course with AI generated notes। इस वीडियो के अंदर हम HTML के एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक जॉब एस्पेक्ट से बताऊंगा और मैं आपको इस वीडियो के अंदर AI जनरेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पे हर एक टॉपिक का इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सोर्स कोड एज एग्जांपल और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ऐसा है क्या? अब यार मैं आपको इतना देर से HTML बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये HTML होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें भी बताओ। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में सर्च में बैठकर बनाया था, जहां पे वो काम कर HTML को वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेवलप किया गया था, ताकि वेब पेजेस क्रिएट हो सके और एक दूसरे से लिंक हो सके। अगर आप एक फ्रेशर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी आपको इंडिया में एटलीस्ट 3 से 6 लाख पर एनम की सैलरी मिलती है। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 2-3 प्रोजेक्ट भी बना के रख दिया, तब भी यार आपको मिनिमम 9 से 12 लाख पर एनम की सैलरी मिल सकती है। आज के टाइम पे HTML एक ऐसा लैंग्वेज हो चुका है जो कि हर एक बड़ी कंपनी इसको इस्तेमाल करती है। तो यार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को लूज करने से अच्छा हम HTML को सीख ही लेते हैं और एकदम जॉब रेडी तक बन जाते हैं। तो यार इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए बस आपको आपके साथ अपना टाइम और पेशेंस और मोटिवेशन को लाना पड़ेगा, तब जाके हम HTML एकदम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखना और आपका एनर्जी मीटर को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस HTML को सीखना शुरू करते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है गाइस विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा है। कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको बता दूंगा फिर भी कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपली ब्राउज़र के अंदर आ जाओ और सर्च कर लो विजुअल स्टूडियो कोड, बस हो गया। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, इसमें क्लिक करो, एज यूजुअली वो ओपन हो जाएगा। तो किस जैसे ओपन हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ सकता है, द ओपन सोर्स है कोड एडिटर करके। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये विजुअल स्टूडियो कोड होता क्या है। किस तरीके से आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वर्ड के अंदर एडिट करते हो, क्रिएट करते हो या फिर कुछ भी करते हो, उसी तरीके से कोडिंग के लिए HTML, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए या फिर उस लैंग्वेजेस के अंदर कोड करने के लिए, उस लैंग्वेज को एडिट करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं। सिमिलरली पीडीएफ के लिए, टेक्स्ट के लिए जिस तरीके से हम MS वर्ड को एज बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कोडिंग के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं। अच्छा। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना गाइस, वो हमें थोड़े फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आपको क्लियरली समझ पे आएगा। तो बस अभी इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड फॉर विंडोज़ में क्लिक करो, आपको एक इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ब्लॉक करके दिखा रहा होगा, वो सिंपली डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल में क्लिक करना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे ही आपका ये जो इंस्टॉलर है इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, अभी तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जैसे आप ये इंस्टॉल कर लोगे इंस्टॉलर को, बस आपको उस इंस्टॉलर को ओपन करना है डबल क्लिक करके, और सारे एग्रीमेंट्स या फिर पॉलिसी जो भी हो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको एग्री करना है। जैसे आप एग्री कर लोगे बस हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और लॉन्च कर दो VS कोड को, तो आपके कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो जाएगा। ओके तो ठीक है, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है, मेन काम तो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा यार, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ताकि इस फोल्डर के अंदर मैं अपना सारे HTML फुल कोर्स फाइल रखूँ। तो जॉब रेडी HTML फुल कोर्स करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और राइट क्लिक करके मैं अपना ओपन विथ कोड कर लूँगा, तो ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आप मैक को यूज़ करते हो, जैसे कि मैक को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तब आपको राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब आपको सही सीधा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करो, कमांड ओ को क्लिक करो और आपका प्रोजेक्ट को नेविगेट करके उसको ओपन कर लो, बस हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से यार हम लोग अपना एक फोल्डर को बना के अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं विंडोज़ के अंदर। अब सिंपली यार ये जॉब रेडी HTML फुल कोर्स के अंदर हमें एक फाइल बनानी है .html के नाम से। ये .html क्यों? बस .html एक एक्सटेंशन है जिसको यूज़ करके हम विजुअल स्टूडियो कोड को ये बताएंगे कि ये एक HTML फाइल है, इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा, जो भी कोड लिखूंगा, वो HTML के बेसिस पे लिखूंगा। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, अच्छी एक HTML फाइल है, तो सारे HTML फाइल के फीचर्स होते हैं वो मैं यहाँ पे अनलॉक कर दूंगा। और .html के डॉट के आगे मैं यहाँ पे जो भी नाम लिखूंगा वो वैलिड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख सकता हूँ,
मैं यहाँ पे श्रीहन लिख सकता हूँ या फिर कुछ भी, मतलब कि कुछ भी डॉट एच टी एम एल आप लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल बना के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके लिखता हूँ। इंडेक्स के प्लेस में कुछ भी लिख सकते हो, चल जाएगा। ओके, अब मैं आपको ना बेसिक इसका जो कोड होता है हमारा एच टी एम एल का, वो कोड लिख के दिखाऊंगा, आप भी मेरे साथ लिखो। अब ये मत सोचो, ये डाउट मत करो क्या होता है ये कोड, ये सब क्या लिख रहे हैं। मैं आपको आगे जाके सारी चीज़ें क्लियरली समझाऊंगा। ओके गाइस, बस मेरे साथ आप लिखते चलो, आपको क्लियरली समझ पे आएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम अपना एच टी एम एल का एक बेसिक सा कोड लिखते हैं। अब मैं आपको एक एक करके क्लियरली समझाता हूँ। गाइस, ये जो पहला आप देख पा रहे हो ना, डॉक टाइप एच टी एम एल करके, ये बेसिकली कर क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। एच टी एम एल फाइल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमें अपने ब्राउज़र से बात कराता है। मतलब कि मैं एच टी एम एल फाइल को जो भी बोलूँगा वो एच टी एम एल फाइल ब्राउज़र को बताएगा, और ब्राउज़र भैया बोलेंगे ठीक है भाई, आप मेरे बॉस हो, एच टी एम एल जो बोलूँगा मैं वो करूँगा करके। तो डॉक टाइप एचटीएमएल से मैं अपना ब्राउज़र को ये बताऊंगा कि ब्राउज़र भैया, ये जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है ये हमारा लेटेस्ट एचटीएमएल फाइल का डॉक्यूमेंट है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस एचटीएमएल का वो एचटीएमएल फाइल है, एचटीएमएल 5 है। तो डॉक टाइप एचटीएमएल करके हम अपना लेटेस्ट एचटीएमएल फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कैसे अब ये जान लेते हैं कि एचटीएमएल क्या है। किस तरीके से हम यहाँ पर डॉट एचटीएमएल करके विजुअल स्टूडियो कोड को बताया कि ये एक एचटीएमएल फाइल है, उसी तरीके से इस एचटीएमएल एलिमेंट को यूज़ करके हम ब्राउज़र को बताएंगे कि ये एक एचटीएमएल फाइल है करके। ओके, चलो ठीक है। अब ये हेड क्या करता है? तो इस हेड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें आउटपुट के अंदर कुछ दिखाता नहीं है, लेकिन हमारे वेबसाइट के बारे में बता देता है, ह्यूज डिस्क्रिप्शन दे देता है। ये काम हमारा हेड टैग करता है। अभी आपको कंफ्यूजन लग सकता है यार, मैं आपको आगे जाकर ना सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, बस आपको एंड तक रहना है यार, प्रॉमिस कर दो मुझे कि भैया हम एंड तक रहेंगे। तो यार नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल। ये टाइटल क्या करता है? हमारी ये जो ब्राउजर में जो टैब्स होते हैं ना, उन टैब्स का नाम देता है हमारा टाइटल टैग। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा बॉडी। ये बॉडी क्या करता है? अब जो भी कंटेंट यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो पूरा हमारे बॉडी के अंदर यूज किया गया है। ओके, चलो अब ये H1 क्या है? इसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग यानी कि गाइस जो भी टेक्स्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी टेक्स्ट ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है ना, एकदम बड़ी सी फॉन्ट साइज है इसकी, जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बोल्ड दिख रहा है, मतलब भारी दिख रहा है वो जो टेक्स्ट है ना, ये हमारा हेडिंग टैग को यूज़ करके बनाया जाता है। अभी जो पी टैग है ना, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग। मतलब कि जो भी कंटेंट आप यहाँ पे नॉर्मली देख पा रहे हो ना, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, उस कंटेंट को गाइस हम पी टैग को इस्तेमाल करके बनाते हैं। मतलब कि पैराग्राफ टैग, मतलब कि जो भी हमें नॉर्मल टेक्स्ट या फिर कंटेंट को हमें मेंशन करना है उस टाइम हम पी टैग को इस्तेमाल करके करते हैं। ओके, चलो अब ये जो HTML एलिमेंट मैं आपको बताया हूँ, हेड एलिमेंट बताया हूँ, टाइटल एलिमेंट बताया हूँ, इसको हम एलिमेंट्स तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको हम टैग भी बोलते हैं। अब ये टैग और एलिमेंट में क्या अंतर है देखना, सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सिंपली देखना। अगर गाइस मैं किसी भी चीज़ के बीच में एक कंटेंट लिख देता, देखो मैं जब यहाँ पे HTML वगैरह से लिख रहा था, ये फिर से HTML आ रहा है, लेकिन इस बार फॉरवर्ड स्लैश लगा के आ रहा है, सब क्लियरली देख सकते हो। मैं जैसे कि L करके इसको बंद करूंगा एंगुलर ब्रैकेट से, तो वो दूसरा एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML लिख रहा है। क्यों? मतलब कि गाइस ये बता रहा है कि ये जो HTML है यहाँ से शुरू हो रहा है, और इस स्लैश से ये HTML फाइल मेरा खत्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, जैसे दरवाजा को हम ओपन और क्लोज करते हैं ना, इस तरीके से HTML को मैंने ओपन किया, HTML को मैंने क्लोज किया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जो डॉक टाइप HTML है ये क्यों बंद नहीं हुआ? हमें भी फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद करनी चाहिए ना। इसीलिए हम इसको बंद नहीं किया, क्योंकि इसको हम एक एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। एम्प्टी टैग यानी गाइस जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। थोड़े टैग्स होते हैं जिनको हम ओपन क्लोज दोनों करते हैं, लेकिन थोड़े टैग्स के अंदर हम ओपन क्लोज नहीं करते। ओके, जब भी हमें एक पर्टिकुलर टैग्स के बीच में कंटेंट देनी होती है ना, तब जाके वो क्लोजिंग टैग होता है। फॉर एग्जांपल देखना मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों टैग्स के बीच में एक कंटेंट दूंगा। ओके, मान के चलो ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ओके, ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। इन दोनों के बीच में जो भी कंटेंट लिखूंगा
वो हमें आउटपुट के अंदर शो हो जाता है। ओके, चलो ठीक है। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ गाइस सिंपली। चलो आउटपुट कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आउटपुट को देखना बहुत आसान चीज़ है, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ना लास्ट में जाना, आप देखो यहाँ पे एक्सटेंशंस करके आपको दिख रहा होगा होवर करने पे। बस आपको ना यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तब आप इसमें क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा जो कि इनका पब्लिशर का नाम है जैसे रिट्विक डे। तो इसको आप इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ट्रस्ट द ऑथर्स करके कुछ आपको मैसेज मिलेगा, बस उसको एस कर दो या फिर एग्री कर दो, जो भी चीज़ हो। बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद गो लाइव करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आप इसको ना थ्रू फाइल मैनेजर भी ओपन कर सकते हो एक्सप्लोरर के थ्रू। बस आपको आपका ये जो फोल्डर है वहाँ पे जाना है, और इसके अंदर जो इंडेक्स फाइल है उसको आपको डबल क्लिक करना, तो ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना लाइव सर्वर को यूज़ करूँगा। ओके, तो देखो ना यहाँ पे मैं टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखा हूँ हेलो वर्ल्ड करके, वो मेरा टैब के अंदर आ चुका है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जो भी मैं H1 करके लिखा हूँ वो उसका जो टेक्स्ट आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट आ चुका है। इसका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बोल्ड है। हाँ भाई बोल्ड है, बहुत मज़ा आ गया। नेक्स्ट है पी टैग। पी टैग क्या है? इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा वो एकदम नॉर्मल सा कंटेंट जैसा अपीयर होगा, कुछ इस तरीके से। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स एकदम अच्छे तरीके से। तो यार अब हम ये जान लेते हैं कि HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होता है, पैराग्राफ्स क्या होता है। कंटेंट को रीडेबल बनाने के लिए गाइस हम हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। गाइस मैं आपको पहले बता के रखा हूँ कि HTML के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र सुनता है। हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं वो ब्राउज़र को कमांड के रूप में जाता है। मैं जब HTML के अंदर H1 करके हेलो वर्ल्ड करके लिखूंगा तो ब्राउज़र को वो एक कमांड कैसे जाएगा कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे हेडिंग के जैसी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, ये क्रोम के अंदर फीचर है गाइस। अब देखो यहाँ पे H1 करके आएगा। जो कोड हमने इस्तेमाल किया अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वही कोड यहाँ पे आएगा। देखो पी टैग करके मैंने इसको लिखा, हेलो वर्ल्ड करके मैंने इसको लिखा, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा पहला चीज जो कि हमारा हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। अब यहाँ पे देखो हेडिंग्स गाइस बेसिकली H1 से H6 तक होती है। हेडिंग्स हमारे बेसिकली H1 से H6 तक होती है। मतलब कि ये जो मैं H1 करके हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ, ऐसे मैं H2 H3 H4 H5 H6 तक लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ना H2 करके लिखता हूँ कि दिस इज हेडिंग 2। आप आउटपुट में गाइस देख सकते हो कि हमारा हेडिंग 2 आ चुका है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। गाइस क्या है वो डिफरेंस? गाइस मैं जब H1 में हेलो वर्ल्ड लिखा उसका टेक्स्ट काफी बड़ा है, लेकिन H2 का जो टेक्स्ट है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू H1। क्यों? जब भी गाइस HTML के अंदर हेडिंग्स का सीक्वेंस बढ़ता जाता है, तब उसकी फॉन्ट साइज कम होती जाती है। मैं जब H3 करके लिखूंगा तो H3 का फॉन्ट साइज H2 से छोटा रहेगा। यू डोंट बिलीव मी, जस्ट सी द आउटपुट। तो मैं जब सेव करके आपको दिखाऊंगा तो गाइस अब देखो H2 का जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू H3। मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है यार, बस इतना ही और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ या फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप मान के चलो। H4 H5 H6 को इस्तेमाल करके करो। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि टैग्स को हम कैसे लिखते हैं। ये सिंपल यार, आपको कुछ नहीं करना है, एक टैग का नाम दे दो। ओके, ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड उसका क्लोजिंग टैग दे देगा। अगर विजुअल स्टूडियो कोड क्लोजिंग टैग नहीं दिया तो ये मान के चलो कि वो एक एम्प्टी टैग है, इसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगी। ओके, चलो अब आपको करना क्या है, दोनों टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपका कंटेंट लिखना है। बस वो कंटेंट आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा और इसको हम टैग्स बोलते हैं। ओके, एलिमेंट यानी कि जो टैग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, H1 H2 H3, ये एलिमेंट्स होते हैं। जब हम यहाँ पे दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के और इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में हम जब कंटेंट लिखते हैं तब जाकर ये एक टैग कहलाता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, हमने मैक्सिमम जो कि मेन चीज़ें होती है वो जान लिया। ओके, तो यार हेडिंग्स आपको समझ पे आ गए होंगे। H1 से लेके H6 तक होता है। तो H1 टैग हमारा मेन हेडिंग टैग होता है, H6 हमारा सबसे छोटा फॉन्ट साइज वाला टैग होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा P जो कि नॉर्मल पैराग्राफ्स के लिए। अगर मैं इस H1 के जगह P को लिख देता, ओके, अगर मैं इस H1 के जगह P को लिख देता, H2 के बजाय मैं P को लिख देता,
ओके गाइस, और सिमिलरली मैं यहाँ पे वो भी करता, तो आउटपुट के अंदर ना मुझे एक नॉर्मल टेक्स्ट आता, जैसे कि हमारा एक नॉर्मल रीडिंग वर्ड्स आते हैं, रीडिंग सेंटेंसेस आती है, रीडिंग पैराग्राफ्स आती है। ओके, कुछ इस तरीके से, और कुछ नहीं है पैराग्राफ्स। लेकिन पैराग्राफ्स के अंदर ना कभी भी आप P1 P2 P3 इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई वैलिड कंटेंट नहीं होता है। ओके, H1 H2 H3 से H6 तक होता है बस, लेकिन बस P ही होता है, उसके कोई 1 2 3 नहीं होते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, हमने अभी तक हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में जान लिया, जो कि हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का फर्स्ट स्टेप है। अब बस आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को जानते हैं कि क्या होता है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यानी कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का टेक्स्ट को बदलना, या फिर उसको कर्सिव में लिखाना। मतलब कि मान के चलो हमारे टेक्स्ट को एक फॉर्मेटेड तरीके से दिखाना, मतलब कि हमारा टेक्स्ट को चेंज करना, सिमिलरली मान के चलो। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इस H3 को हटा देता हूँ, मैं आपको आउटपुट के अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जब हेलो वर्ल्ड करके लिखा हूँ, ये हेलो वर्ल्ड तो ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे देखना, इस हेलो वर्ल्ड के अंदर, इस हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हेलो ऐसे ही रहे जैसे ये है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ना, ये थोड़ा बोल्ड दिखे, जैसे कि हमारा हेडिंग टैग्स के अंदर दिखता था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने इस वर्ल्ड के बीच में बी करके लिखता हूँ, और इस वर्ल्ड के जस्ट बाद में यहाँ पे बी से क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको बताया था टैग्स हम कैसे यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और उनके बीच में कंटेंट, वो हमारा आउटपुट के अंदर दिखता है। तो देखो हमारा हेलो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड क्या है, थोड़ा बोल्ड हो चुका है, राइट। तो हमने क्या किया, बी टैग को इस्तेमाल करके हमारा टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर दिया, मतलब कि हमने टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर्मेट किया। ओके, तो बोल्ड टैग, बी टैग को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। याद रख लो ये, या तो लिख लो कहीं भी। ओके, चलो ठीक है, हमने बी को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। चलो मैं अभी यहाँ पे ना आई को इस्तेमाल करता हूँ। आई को इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है गाइस वो इटैलिक फॉन्ट में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं यहाँ पे आई के प्लेस पे स्ट्रॉन्ग करके लिखता हूँ, और यहाँ पे भी ना मैं स्ट्रॉन्ग करके लिखता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट वापस बोल्ड आ गया। कैसे, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, मतलब कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग को इस्तेमाल करके हम अपना टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ओके, चलो हमने टेक्स्ट को तो बोल्ड कर लिया, अब हम क्या करते हैं, यू टैग को इस्तेमाल करते हैं। यू टैग क्या करता है गाइस, यू टैग हमारा टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम आता है। ऐसे तो हज़ारों टैग से एक एक बता के चलूंगा, तो इस कोर्स काफ़ी नहीं है ख़त्म करने के लिए। तो गाइस इसीलिए ना आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, चैट जीपीटी को ना एक तरफ से ओपन करके रख लो। अब कुछ जो भी करना आपके टेक्स्ट के अंदर, आप बोलो कि यार मुझे ना हेलो के पास येलो कलर की बैकग्राउंड चाहिए, या फिर इस हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को ना हाईलाइट कर दो। जो भी करोगे ना, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि भैया आप ना इस मार्क टैग को इस्तेमाल करो। ओके, आप इस मार्क टैग को इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी तो मैं आपके लिए चैट जीपीटी बन गया हूँ। अब इस मार्क टैग को इस्तेमाल करो, तो आपका टेक्स्ट के पीछे ना येलो कलर की हाईलाइट आ जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से यार, मतलब कि बहुत सारे टैग्स होता है, एचटीएमएल को यूज़ करके ना बहुत सारे मैजिक चीज़ें कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ना एक और छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ, देखना, इस मार्क को हटाओ यहाँ पे। ओके, इस आई को भी हटाओ यहाँ पे, और इस पी को भी हटाओ यहाँ पे। ओके, इस स्पेलिंग को याद रख लो यार, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मार्क क्यू करके यहाँ पे लिख दो। ओके, क्या लिख रहा हूँ, मार्क क्यू। ओके गाइस, मार्क क्यू याद रख लेना, MARQUEE। तो पता है इसका आउटपुट क्या होगा, आपका टेक्स्ट इधर चलते चलते आएगा। ओके, कुछ इस तरीके से, मजा आ रहा है ना देखने में, इस तरीके से गाइस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, HTML को यूज करके मैजिक्स कर सकते हो, मैजिक्स। ओके, कुछ इस तरीके से, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो यार कुछ इस तरीके से हम लोग अपने HTML के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब यार मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक्स इन HTML। HTML के अंदर लिंक्स क्या होती है, लिंक्स कुछ नहीं यार, बहुत आसान चीज़ है, देखना, ये ब्राउजर के अंदर चलता है और अपना VS कोड के अंदर आता है। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, गेट स्टार्टेड विद एजेंट्स करके, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे किसी और पेज की तरफ ले जाएगा। देखो यहाँ पे रीलोड होना चालू हो चुका, और ये यहाँ पे किसी और पेज आ चुकी है, राइट। ये तो डाउनलोड पेज नहीं है, तो ये किसी और पेज है। ये कैसे हो गया यार, चलो वापस चलते हैं एक बार, एक और यूआरएल को क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड VS कोड करके आया ना, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक और पेज ओपन हो गया। कैसे ओपन हो रहा है, लिंक्स की मदद से ओपन हो रहा है। मतलब कि हम अपने HTML के अंदर ए करके एक टैग होता है कि जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, याद रख लो, एंकर
टैग। एंकर टैग करके एक टैग होता है गाइस, जिसको यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ऐसा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब कि यार सिंपल यार, यहाँ पे ए करके इस्तेमाल करो, ए करके लिख दो। मतलब कि ए टैग क्या बोलता है कि मुझे एक प्लेस से दूसरे पेज पर जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मुझे गूगल पे जाना है, चलो ठीक है। मुझे किसी और HTML फाइल के अंदर जानी है, चलो जा सकते हैं। लेकिन कैसे जाएंगे यार? इसको थोड़ी ना कोई रूट पता है, एड्रेस पता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये नया टॉपिक आ गया, एट्रीब्यूट क्या होता है। दिस एट्रीब्यूट यानी कि हमारे टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, हमारे टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। मतलब कि मेरे इस एंकर टैग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है हमारा HREF एट्रीब्यूट कि भाई एंकर टैग क्या करता है? एंकर टैग बोलता है मुझे किसी और प्लेस पर जाना है, HREF बताता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो एंकर टैग बताएगा मुझे ना https google.com पे जाना है, https google.com। ओके, तो मैं जब यहाँ पे अपने दोनों टैग्स के बीच में, याद है ना ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, उनके बीच में हम लिखते थे कंटेंट। ओके, मैं यहाँ पे ना गूगल करके लिखता हूँ, तो आउटपुट के अंदर एक URL जैसे आएगी, देखना गूगल करके। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपके कंप्यूटर के अंदर गूगल ओपन हो जाएगा। सेम तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट स्टार्टेड विद VS कोड में क्लिक करूँगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और ये जो URL यहाँ पे मुझे ब्राउज़र के अंदर मिला है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा, बस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस VS कोड के अंदर आके HREF एट्रीब्यूट के अंदर अपना VS कोड का वो जो लिंक मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूंगा, और अपने ब्राउज़र के अंदर यार इसको ओपन करूँगा। जैसे मैं गूगल में क्लिक करूँगा तो देखो वही पेज ओपन होगा जो कि हम यहाँ पे ओपन करके रखा है। ओके, मतलब कि यार सिंपल मैजिक, समझ रहे हो ना। HREF के अंदर आप जो भी URL बताओगे या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल का फाइल लोकेशन बताओगे वो ओपन हो जाएगा। मैं index.html का जैसे है ना, यहाँ पे links.html नाम का एक फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे HTML करके लिखता हूँ, और हेड करके लिखता हूँ, टाइटल करके लिखता हूँ। मैं टाइटल में बताऊँगा कि दिस इज links.html। ओके, सिंपली यहाँ पे मैंने बॉडी करके बनाया, BODY, एंड मैं यहाँ पे H1 को इस्तेमाल करके बताता हूँ कि दिस इज links.html। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपने index.html के अंदर आके इस HREF को बताऊँगा कि मुझे इस बटन को क्लिक करने में links.html को ओपन कर दो। और ब्राउज़र के अंदर पता है क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे हो। ओके, जिसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा, अरे यार आजा यार। रुको जरा, सबर करो, बोला जैसे धक्का कि मैं मुक्की। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो दिस इज links.html करके आ चुका है। फिर से रन करता हूँ, देखो फिर से links.html आएगा। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जहाँ पे मेरा index.html फाइल ओपन हो रही है, मतलब कि मेरी index.html इस टैब पे ओपन हो रही है, और हमारा links.html भी इसी टैब पे ओपन हो रही है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि links.html ना दूसरे टैब पे ओपन हो जाए, ताकि मैं दोनों टैब्स को एक्सेस कर सकूँ। ओके, तो उस टाइम में हम एक और एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ टारगेट। अब ये जो एट्रीब्यूट मैं आपको बताया हूँ ना, एट्रीब्यूट से बेसिकली टैग्स का मोर डिटेल्स, मोर इन्फो पता चली जाती है। यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो एक नया टैब के अंदर आपका URL खुल जाता है। ओके, कुछ इस तरीके से मैं आपको ज्ञानपूर्वक चीज़ें बता रहा हूँ, तो यार एक लाइक बनता है इस चीज़ के लिए। तो चलो बहुत बढ़िया, हमने लिंक्स क्या होता है जान लिया है। तो इस तरीके से हम HTML के अंदर लिंक्स बनाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट लिंक्स। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इमेजेस इन HTML। HTML के अंदर इमेजेस आ गई तो यार बहुत अच्छा लगता है यार, मज़ा आ जाता है। तो चलो एक बार जान लेते हैं इमेजेस क्या होते हैं HTML के अंदर। गाइस बेसिकली देखना, हमारे इस वेबसाइट के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के वेबसाइट के अंदर ना, आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो। हाँ भाई, यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो आप, यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो। मतलब कि देखो कितना अच्छा दिख रहा है इमेजेस आने पे। उसी तरीके से यार हम भी इमेजेस को यूज़ करेंगे हमारे HTML फाइल के अंदर। किस तरीके से हम लोग URL को ओपन करने के लिए, लिंक को ओपन करने के लिए एंकर टैग को इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरीके से सेम वे में हम इमेज टैग को भी इस्तेमाल करते हैं हमारे HTML, जिसको हम बोलते हैं IMG, विच इज नथिंग बट इमेज। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं SRC। SRC यानी सोर्स, मतलब कि कहाँ है आपका इमेज का लोकेशन, मतलब कि मेरी इमेज कहाँ है, मैं अपना सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर बताऊंगा। अब मेरे पास तो कोई इमेज नहीं है, तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सैम्पल इमेज करके सर्च करता हूँ, और इमेजेस पे जाके एक इमेज के बारे में ढूंढता हूँ। यहाँ पे यार कितना क्यूट रैबिट है, मैं इसको, अरे यार रैबिट नहीं है यार, ये तो ये छोटा सा
क्या बोलते हैं उसको, चूहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना राइट क्लिक करके अपना इस चूहा को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि ये मेरे image.png के नाम से सेव हो जाए मेरे कंप्यूटर के अंदर। और src के अंदर मैं अपने image.png दे दूंगा। सोर्स यानी कि कुछ नहीं है यार, सोर्स यानी कि अपना फाइल का लोकेशन, कि image.png कहाँ है, सोर्स ढूंढने लग जाता है कि कहाँ है मेरा image.png, अच्छा यहाँ पे है। तो image.png कहाँ है, image.png क्या है, अच्छा ये चूहा है, तो चूहा करके ब्राउज़र रीड कर लेता है उसको, तो ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली यार अपने वेब पेज के अंदर दिखा देता है। मैं जब इसमें रीसेट क्लिक करूंगा, आप देखो कितना प्यारा चूहा आ चुका है यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि हमारे वेबसाइट के अंदर HTML को यूज़ करके इमेजेस को दिखा सकते हैं। ओके, चलो यार, अब मैं आपको ना एक और दो चीज़ों के बारे में और बताता हूँ, जो कि हमारा है हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम गाइस बेसिकली हाइट को बता सकते हैं हमारी इमेज का, और विड्थ एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम विड्थ भी बता सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मतलब हम इमेजेस, मतलब कि हम यहाँ पे इमेजेस को ना रिसाइज कर सकते हैं। अगर मैं विड्थ को यहाँ पे 1000 करके लिख दूंगा तो देखो विड्थ 1000 आ जाएगा। अगर पिक्सल्स में करके यहाँ पे लिखूंगा तो देखो पिक्सल्स इतना बड़े आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, अब पॉइंट आता है ये px यानी कि पिक्सल्स। ये पिक्सल्स होता क्या है, तो इस कंप्यूटर के अंदर ना पिक्सल्स होते हैं, बात आपको पता होगा, राइट। तो इन पिक्सल्स कंप्यूटर के लिए एक मेजरिंग यूनिट है, जैसे हमारे लिए एक सेंटीमीटर्स मीटर्स होता है, ऐसे कंप्यूटर के लिए HTML के अंदर ऑब्वियसली पिक्सल्स यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे तो हम बहुत जल्दी HTML को सीख लेंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया। अभी तो कौन इस वीडियो को देखा है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वी आर हियर अंटिल द इमेजेस करके। तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ते यार, एक छोटा सा टॉपिक भूल गया हूँ मैं। आल्ट। आल्ट क्या होता है, ये भी एक एट्रीब्यूट है यार। इस आल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखना, क्यूट माउस। ओके, क्यूट माउस आ गया, तो मैं क्यूट लिखना चाहता था, क्यूट माउस करके। ओके, तब आउटपुट में देखना यहाँ पे क्यूट माउस तो आया नहीं है, कैसे नहीं आया यार, एक काम करता हूँ, image.png को ना images.png कर लेता हूँ, अब आया क्यूट माउस। मतलब कि किसी भी रीज़न के वजह से हमारा image.png या फिर किसी भी इमेज हमारे वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले नहीं हो पाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न यार, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ब्राउज़र हमारे इमेज को रीड नहीं कर पाया हो, या फिर वेब ब्राउज़र इसको कंपाइल नहीं कर पाया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर इमेज फाइंड नहीं हो पाया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उस रीज़न की वजह से अगर हमारा इमेज नहीं दिख पा रहा है, तब हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। मतलब कि ये बताता है कि इस इमेज के अंदर ना एक प्यारा सा चूहा छुपा था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओके, अगर आप प्रोफेशनल दिखना चाहते हो ना आपके ऑफिस के अंदर, तब आप इस आल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ किया करो, तब आपकी रेंज बढ़ जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से यार हम लोग अपने HTML के अंदर इमेजेस को दिखा सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से यार अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिस्ट्स इन HTML, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस बेसिकली लिस्ट्स ना हमारे HTML के अंदर ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसका OL टैग होता है। एक होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम UL से बताते हैं। एंड तीसरा होता है हमारा लिस्ट, जिसको हम LI से बताते हैं। ओके, LI यानी कि लिस्ट, UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट। एक बार मेरे साथ बताओ, एक बार मेरे साथ बोलो। ओके, UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI यानी लिस्ट, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, LI यानी लिस्ट। एक बार और फिर से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI यानी लिस्ट, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, LI यानी लिस्ट। मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप भूल जाओगे इसीलिए। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है देखना। अनऑर्डर्ड लिस्ट गाइस बेसिकली बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आ चुका है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट आ चुका है, फिर से एक पॉइंट आया, फिर से टेक्स्ट आया, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि सीक्वेंस से आता है, जैसे कि 1 2 3 आया और यहाँ पे उनकी वैल्यूज भी आ गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि सिंपली हम भी इसी तरीके से, जिस तरीके से हम चिट बना रहे थे सामान लाने के लिए, उसी तरीके से हम HTML के अंदर भी ना एक चिट बनाएंगे। ओके, कैसे बनाते हैं देखना। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, UL करके यार मैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जी का नाम लिखता हूँ। क्या लिखूँ सब्जी का नाम, मैं यहाँ पे ब्रिंजॉल करके लिख देता हूँ। चलो ओके, चलो यहाँ मैं एक ब्रिंजॉल करके लिख देता हूँ, तो आउटपुट के अंदर ना देखना यहाँ पे ब्रिंजॉल करके आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा देखना।
ओके, कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे HTML को क्या बताया, मैंने पहले HTML को बताया कि पहले UL लिख रहा हूँ, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैंने LI करके लिखा हूँ, मतलब कि एक लिस्ट करके बता रहा हूँ। अगर आप इस LI की जगह किसी और टैग को लिखोगे तो ये बुलेट पॉइंट नहीं आएगा। ओके, हो सके तो टेस्ट कर लो, आपको क्लियरली पता चले जाएगा। ओके, चलो इस तरीके से अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे OL करके लिखता हूँ। OL करके लिखा मतलब कि ऑर्डर लिस्ट, फिर से LI करके एक फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, मैंगो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो। तो देखो यहाँ पे मैंगो करके आया, लेकिन एक छोटा सा चेंज आया कि यहाँ पे 1 करके आया, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट करके आया, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे इस 1 को चेंज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर्स, या फिर रोमन नंबर्स में चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ों में। बस आपको यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने से यार होता कुछ नहीं है कि इस टैग जो कि हमारा OL टैग है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मतलब कि OL टैग का जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 2 3 है, लेकिन अभी वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल a करके लिखता हूँ तो देखो स्मॉल ABCD आ जाएंगे। अगर मैं कैपिटल A करके लिखता हूँ और कैपिटल ABCD आ जाएंगे। अगर आप एक और लिस्ट बना देते हो ना, तभी भी देखना क्या होता है, एक और B करके आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। आई होप ये बात हो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। कुछ इस तरीके से हम अपना एक लिस्ट को बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड लिस्ट यानी यार कुछ नहीं, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं एक अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट को कट कर देता हूँ। दोनों में एक ही कंडीशन है, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं होता है, याद रख लो। अनऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, मैं यहाँ पे UL करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ और लिस्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज माई मेन लिस्ट। ओके, आउटपुट के अंदर क्या आएगा, एक बुलेट पॉइंट आएगा और बोलेगा कि दिस इज माई मेन लिस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या है, एक और बार मैं यहाँ पे ना UL करके लिखता हूँ। ओके, फिर से मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाया और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिखा दिस इज माई सब लिस्ट। ओके, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, मतलब कि क्या होगा आउटपुट के अंदर, ये हमारा मेन लिस्ट बन गया और इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन गई। ओके, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस UL को रिप्लेस कर देता अपना OL के साथ, ओके, अगर मैं इस UL को रिप्लेस कर देता अपना OL के साथ, तब क्या होता, तब क्या होता देखना। तब यार सिंपली यार कुछ होता नहीं, यहाँ पे 1 1 करके आ जाता। अगर आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को चेंज करोगे तो वो ABCD भी आ जाएगा। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे OL UL का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, या आप जो चाहे वो कर सकते हो। और जब आपके हाथ में कीबोर्ड आ जाएगी ना, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से। बहुत मज़ा आ रहा है ना यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे लाइक करके बताओ कि वी लव दिस वीडियो। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेबल्स इन HTML, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत कम समय के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। देखो यार कुछ नहीं है, इस कोड को हटा दो, इस कोड को मिटा दो। ओके, इस कोड को मिटा दो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कोड को मिटा दो। बस ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। टेबल्स, अरे यार मिट जाया तू। टेबल्स यानी कि टेबुलर डेटा को प्रोफेशनल स्टाइल में दिखाना, इसको हटा दो यार। कुछ नहीं है, हमारे डेटा को एक टेबल के अंदर दिखाएंगे ना तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखता है। जैसे कि मान के चलो स्कूल की टाइम टेबल्स हो गई, कॉलेज का शेड्यूल्स हो गया, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस टेबल्स को बेसिकली हम बनाते कैसे हैं देखना। मैं अपना ये जो लिस्ट है इसको हटा देता हूँ, ताकि मैं आपको बाद में सारी चीज़ें समझाऊं। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल टैग को इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अंदर ना मैं बॉर्डर नाम के एक एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करूंगा। अब ये बॉर्डर क्या करता है यार, हमारे टेबल के हमारा टेबल का एक लाइन खींच देता है। जैसे कि हम टेबल बनाते हैं ना, तब पेंसिल और स्केल को यूज़ करके एक लाइन खींचते थे कुछ ऐसे तरीके से, राइट। तो वो लाइन हम खींच देंगे पहले। तो यहाँ पे ना 1 पिक्सल करके लिख दूंगा, सॉलिड 1 पिक्सल करके, बस हो गया। ओके, तो इससे क्या होगा, एक टेबल बन जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो यार, सिंपली ना एक छोटा सा लाइन आ चुकी है यहाँ पे, मतलब कि छोटा सा स्क्वायर जैसा। ओके, चलो ठीक है, मतलब कि हमारा टेबल का बॉर्डर बन चुका है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 टैग्स के बारे में बताया, TH TR TD। अब ये TH क्या है, इस TH यानी टेबल का हेड, मतलब कि जो टेबल हेड होता है ना, शुरू में हम लिखते हैं, वो हमारा होता है टेबल हेड। नेक्स्ट है हमारा TR, जो कि है हमारे टेबल का रो। तीसरा हमारा TD, जो कि हमारा टेबल का डिस्क्रिप्शन। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वैसे आप मेरे साथ लिखते चलो। अब यार मैं क्या करूँगा देखना, एक रो बनाता हूँ TR से। जब यहाँ मैं TR करके लिखूंगा तो एक नया रो बन जाएगी हमारे टेबल के अंदर, और TD करके लिखूंगा
और जो भी मैं इस टी डी के अंदर लिखूंगा ना वो हमें एक रो के अंदर दिख जाएगा, जैसे कि रो 1 आउटपुट में देखो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, मतलब कि देखो ये हमारे मेन टेबल का बॉर्डर है बाहर वाला, ये अंदर वाला हमारा टेबल रो का बॉर्डर है। ओके चलो बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे एक और टी डी करके लिखता हूँ, रो 2 करके, रो 2, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे रो 2 करके भी आ चुका है। ओके चलो ठीक है यार, अब मैं क्या करूँगा, एक और रो बनाऊंगा, देखना TR करके एक और रो बनाऊंगा, TD किया और मैं यहाँ पे रो 3 करके लिखता हूँ, तो देखो नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। ओके, एक और TD करके लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा रो 4 कुछ इस तरीके से। ओके चलो अभी एक एक करके जानते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली गाइस मैं जब यहाँ पे टेबल टैग को इस्तेमाल किया था, मतलब कि मैं अपना ब्राउज़र को ये बताया हूँ कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होने वाला है वो एक टेबल होने वाला है, ठीक है। और मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके बताऊँ कि भैया ये देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, तो टेबल के शुरुआत में जो मेन बॉर्डर होती है ना उसको बना दो किस तरीके से, स्क्वायर तरीके से, या फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे रोज के हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ओके चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना 1 पिक्सल से एक मेन बॉर्डर बना दिया, टेबल रो का इस्तेमाल करके मैंने एक रो क्रिएट करवाया। ओके, मैंने TD को इस्तेमाल करके क्या किया, इस रो के अंदर जो वैल्यू आनी थी उसको मैंने लिखा। अगर मैं TD के जगह यहाँ पे TH करके लिखता, ओके TD की जगह मैं यहाँ पे TH करके लिखता, तो ये जो टेक्स्ट आता वो काफ़ी बोल्ड आता है, हेडिंग के जैसे, बस और कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, मतलब कि टेबल को यूज़ करके आपने टेबल का मेन बॉर्डर बना ली, चलो ठीक है। TR को यूज़ करके आपने एक मेन टेबल का रो बनाया, ठीक है। TH को यूज़ करके आपने टेबल का हेडिंग दे दिया, मतलब कि कुछ टेक्स्ट बोल्ड रहेगा बस हेडिंग के जैसे। और TD को इस्तेमाल करके टेबल का डिस्क्रिप्शन बता दिया, मतलब कि टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए वो बता दिया। चलो यार, टेबल्स को इस्तेमाल करके ना एक छोटा सा बिल बनाते हैं। कैसे बिल बनाएंगे देखना, मैं सबसे पहले यहाँ पे ना टेबल करके बनाऊंगा और बॉर्डर करके बना के पहले सबसे पहला अपना टेबल बनाऊंगा, PX करके मैं अपना पहला एक टेबल बना दूंगा। ओके, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना आइटम्स बताऊंगा, अपना क्वांटिटी बताऊंगा और उसका प्राइस बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रो बनाता हूँ, उस पहले रो के अंदर हम अपना हेडिंग्स देंगे TH करके। ओके, हेडिंग देने के लिए हम अपना TH को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम्स लिखते हैं। ओके, मतलब कि कुछ इस तरीके से आएगा आइटम्स करके। मैं एक और TH बनाता हूँ, एक और TH करके, तो यहाँ पे देखो एक और TH, एक और कॉलम बन चुका है। मैं यहाँ पे ना QTY करके क्वांटिटी लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और एक और TH बनाता हूँ, इस बार ना मैं यहाँ पे प्राइस करके लिखता हूँ। ओके, तो देखो हमारे 3 कॉलम्स बन चुके हैं। ओके चलो ठीक है, मैं एक और रो बनाता हूँ यहाँ पे TR के नाम से, एक आइटम का नाम लिखते हैं TD करके। मैं यहाँ पे एप्पल फ़ोन करके लिखता हूँ, एप्पल फ़ोन 17 करके। ओके, तो देखो यहाँ पे एप्पल फ़ोन 17 करके आया। और मैं एक और TD बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे एक और नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो कि मैं क्वांटिटी के अंदर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, मेरा औकात उतना ही है। और फिर से TD करके लिखूंगा और प्राइस लिख देते हैं इस बार 75,000। कितना है मुझे नहीं पता यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। ओके, कुछ इस तरीके से, तो हमारा क्या है, एक सिंपल से बिल बन रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना, एक और रो बनाता हूँ, एक और रो बना दिया, और इस बार TD करके मैं यहाँ पे फ़ोन के बाद ना मैं यहाँ पे एक और आइटम ले लेता हूँ, जिसको मैं देना चाहता हूँ, एक कीबोर्ड ले लिया मान के चलो। चलो मैंने एक कीबोर्ड ले लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड भी आ चुका है। इस बार क्वांटिटी बता देते हैं, क्वांटिटी गाइस मेरा हो गया 2 क्वांटिटी। ओके, तो देखो 2 करके आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पे TD करके लिख रहा हूँ, जो कि मेरा प्राइस होने वाला है, जो कि आएगा गैस 250 रुपीज़। ओके चलो इस तरीके से। ओके, फाइनली हम क्या करेंगे यार, टोटल बना देंगे। ओके चलो TD, मैं यहाँ पे एक और रो बनाता हूँ TR करके, ताकि एक और रो क्रिएट हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पे TH करके ना मैं अपना प्राइस टोटल बता दूंगा, TOTAL। ओके, कुछ इस तरीके से देखो टोटल करके आ चुका है। ओके, और TH करके छोड़ दो यहाँ पे, मतलब कि चलो 3 करके लिख देता हूँ, पूरा मैंने 3 क्वांटिटीज़ लिया। ओके, फिर से TH करो और इन सारी चीज़ों को ना ऐड कर दो यार, सारी चीज़ों को ऐड कर दो। ओके, 75,000 प्लस 250 कितना होता है यार, 75,250 राइट, 75,250 रुपीज़ आपका टोटल बिल हो चुका है गाइस। आप बिल पे करो और भग जाओ यहाँ से, बस हो गया। ओके चलो इतना ही और कुछ नहीं है। तो किस इस तरीके से ना यार हम लोग अपना एक बेस्ट टेबल को बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम HTML के अंदर टेबल्स को इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा
फॉर्म्स इन HTML, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि यार इसको यूज़ करके ना हम साइन अप पेजेस को बना सकते हैं, मतलब कि यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो यार इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो चलो एक एक करके जानते हैं ये फॉर्म्स होता क्या है। इस फॉर्म्स यानी कि यूज़र से इनपुट लेना स्टार्ट करो, मतलब कि यार यूज़र से इनपुट लेना। जैसे कि साइन अप पेजेस हम देखते हैं ना, जैसे कि हम किसी एक वेबसाइट पे चलते हैं तो वो लॉग इन करने के लिए पूछता है, साइन अप करने के लिए पूछता है, तब हम क्या करते हैं, अपना यूज़र नेम देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तब सबमिट में क्लिक करते हैं, ये सब होता है ना, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो फॉर्म्स को बनाना बहुत आसान चीज़ है। तो देखो यहाँ पे एक बेसिक सा कोड दिया है, इस बेसिक्स का कोड को मैं आपको लिखता हूँ। इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म को लिख देंगे। फॉर्म को यूज़ करने से क्या होता है देखना, ब्राउज़र को एक बात पता चली जाती है कि इस फॉर्म के अंदर जो भी होने वाला है वो साइन अप, रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी यूज़र का डेटा को रिट्रीव करने के लिए होने वाला है। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेबल टैग। लेबल टैग क्या है, हमारे इनपुट फील्ड को एक्सेस करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे मैं जब लेबल करके लिखूंगा, मैं ये बताऊंगा कि मेरा इनपुट किसके बारे में होने वाला है, यूज़र नेम करके यहाँ पे मैं लिख के छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, आउटपुट के अंदर यूज़र नेम करके आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट करके लिखूंगा सिंपली, जैसे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इनपुट करके लिखा, तो देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैं इस यूज़र नेम में क्लिक करूँगा तो ये मेरा इनपुट फील्ड एक्टिवेट रहेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो देखो ये रीलोड हो रहा है अपना वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली। ओके, कुछ इस तरीके से। होप यू गाइस लेबल टैग को यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि ये लेबल टैग किसके लिए है, आप इस लेबल टैग के अंदर क्या चीज़ दे सकते हो। ओके, और आप इनपुट को यूज़ करके उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो सिंपली। फिर से लेबल को इस्तेमाल करो, इस बार ईमेल को लिख दो। ओके, ईमेल करके लिख दो और यहाँ पे मैं इनपुट करके छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और ईमेल बनेगा, सिंपली यार यहाँ पे br करो। अब यार आपको एक क्वेश्चन आ सकती है, br क्या होता है। इस br कुछ नहीं यार, br को यूज़ करके आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो, मतलब कि देखो जब मैं इस br को हटा दिया था ना, मैं जब इस br को हटा दिया था तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये एक लाइन के अंदर आ जाएगा। मैं जब इसको कर दूंगा देखो एक लाइन के अंदर आ जाएगा। जब मैं बी आर को दे दूंगा तो वो लाइन को ब्रेक कर देगा। ओके, सिंपली बस इनपुट के बाद मैंने बी आर को दिया तो इनपुट के बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चली जाएगी। ओके, चलो कितना बार बी आर दोगे उतना नीचे वो जाता रहेगा जाता रहेगा। मैं एक और बी आर दे दूंगा तो और नीचे चले जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बी आर करके दे देता हूँ और लेबल करके मैं यहाँ पे इस बार पासवर्ड करके लूँगा। ओके, पासवर्ड एंड देन ओके, फिर मैं यहाँ पे इनपुट करके छोड़ दूंगा एंड बी आर करके छोड़ दो, भले आप यहाँ पे नीचे को वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ओके, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा, अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वन, कि किस तरीके से हम लोग यूज़र से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड फाइनली यार एक बटन बनता है लास्टली। आप इस बटन को दो तरीके से बना सकते हो, एक होता है हमारा बटन करके, बटन टैग को यूज़ करके कहीं पे भी बटन को बना सकते हो बस, और बटन के दोनों टैग्स के बीच में आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक टू रजिस्टर। ओके, बस यहाँ पे एक बटन बन जाएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ब्राउजर यहाँ पे रीलोड होना चालू करेगा। मैं यहाँ पे ना कुछ भी वैल्यू से दे जाऊंगा और क्लिक टू रजिस्टर में क्लिक करने में देखो ये रीलोड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से बटन को हम देते हैं लाइक दिस समथिंग। यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं देखना। क्योंकि सबसे पहले मैं इनपुट की बात करता हूँ। इस यूज़र नेम को हम कैसे देते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म पे देते हैं ना, तो यहाँ पे ना टाइप टेक्स्ट कर दो, मतलब कि टाइप एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके मैं आपको पहले बता के रखूँ, एट्रीब्यूट को अगर आपने इस्तेमाल किया इसका मतलब ये है कि आपने उस टैग के अंदर बदलाव करके रखा है। अब देखो इनपुट के बाद ना कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब कि इनपुट मेरा एक एम्प्टी टैग होने वाला है। ओके, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट होने में क्या होता है कि मैं अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर अपना टेक्स्ट दे सकता हूँ, नंबर्स दे सकता हूँ, सारी एंट्रीज यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। तो क्या हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है विच इज अबाउट द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या है गाइस, ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को अगर आप यूज करोगे ना, आप इस प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर जो भी कंटेंट दोगे वो कंटेंट आपके इनपुट फील्ड के अंदर आ जाएगा अनलेस यू राइट ईच लेटर। तो ये काम हमारा इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर करता है। सिंपली मतलब कि क्या बोलना चाहता हूँ कि प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करोगे ना, तब इनपुट फील्ड के अंदर पहले से एक टेक्स्ट लिखी हुई आपको नजर आती है।
ओके चलो, अब इसी तरीके से ना इनपुट टाइप ईमेल को कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल को लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल को कर सकता हूँ, मतलब कि अपने इनपुट फील्ड के अंदर @ और .com दोनों होनी चाहिए। और प्लेस होल्डर करके मैं यहाँ पे योर नेम example.com करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मतलब कि देखो यहाँ पे योर नेम @example.com करके आएगा, और मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, पासवर्ड के लिए कुछ नहीं, टाइप पासवर्ड कर दो, बस हो गया। टाइप पासवर्ड, ओके, इज इक्वल टू लगा दो पासवर्ड। ओके, अब जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखूंगा ना वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको बुलेट पॉइंट्स कैसे दिखेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और फाइनली यहाँ पे प्लेस होल्डर कर दो और एंटर योर पासवर्ड, बस हो गया। एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर नेम, बस इतना ही, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग गाइस, यहाँ पे दिया नहीं है एक एट्रीब्यूट के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उस एट्रीब्यूट का नाम है यार रिक्वायर्ड। अगर आपको एक ऐसा इनपुट फील्ड चाहिए ताकि उस इनपुट फील्ड को यूज़र में कुछ ना तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि आपके वेबसाइट के अंदर आपने लॉगिन पेज बनाया और आपको यूज़र का यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए, यूज़र इनको स्किप नहीं करनी चाहिए, तब जाके गाइस आप यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो, ताकि इस वैल्यू को यूज़र कभी स्किप नहीं कर सकता है। तो देखो मैं जब यहाँ पे बिना कुछ किए एंटर दबाऊंगा ना, तो मुझे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड करके बताएगा। अगर मैं इसे रिक्वायर्ड को सारे अपने इनपुट फील्ड के अंदर बता दूंगा तो वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हो जाएंगी, मुझे सारे वैल्यूज़ को फिल करने ही पड़ेंगे। देखना मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा फिर एंटर दबाऊंगा, तो देखो ये बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे 1@example.com करके लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा, तो देखो ये मुझे फिर से बताएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखूंगा, तब जाके यार ये काम करेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यार इस तरीके से ना हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म पेजेस को बना सकते हैं। अगर आपको चाहे तो आप इस बटन के प्लेस में एक और बटन बना सकते हो, मतलब कि इस बटन की जगह आप यहाँ पे इनपुट टाइप करके सबमिट कर दो, बस हो गया। इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि वो जो इनपुट वैल्यू बनेगी ना वो बटन जैसी बन जाएगी। ओके, और वैल्यू करके, वैल्यू एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके आप इसके अंदर रजिस्टर लिख दो, ताकि आउटपुट के अंदर आपको वो रजिस्टर करके दिखे। ओके, कुछ इस तरीके से। तो किस इस तरीके से यार हम लोग अपना फॉर्म्स को बनाते हैं, और इस तरीके से इनका इनपुट टाइप्स और वैलिडेशंस होता है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर को भी दे सकते हो। अगर आपको यूज़र से नंबर बेस्ड इनपुट चाहिए, लेबल करके यहाँ पे लिखो और नंबर करके यहाँ पे लिखो, बस हो गया। और इनपुट टाइप करो, इनपुट टाइप नंबर, एंड बस हो गया। और आप इसके अंदर नंबर्स को एंट्री दे सकते हो। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट को लिख रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखना, मैं अपने कीबोर्ड के अंदर ना टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपको आउटपुट के अंदर वो नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस मैं जब यहाँ पे एक नंबर को भी लिखूंगा तो देखो 2 करके आएगा, 5 करके आएगा, 7 करके आएगा, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे अपना BR टैग को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा बहुत ठीक दिखे आउटपुट के अंदर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके इस इनपुट फील्ड के अंदर एंटर योर फ़ोन नंबर करके दे सकते हो, बस हो गया। ओके, चलो गाइस इस तरीके से हम अपना एक इनपुट टाइप को बना सकते हैं। हाँ गाइस एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे मिन मैक्स क्या होता है देखना। मिन मैक्स यानी कि यार कुछ नहीं है कि इस अपने नंबर्स के अंदर ना मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो बता देता है। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं है, बस। ओके, मिनिमम वैल्यू यानी कि आपके इनपुट फील्ड के अंदर 1 से 100 तक ही हो सकती है, मतलब कि 100 के बाद आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हो। 101 आप यहाँ पे एंटर नहीं दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। ओके, पासवर्ड का इस मेन लेंथ =8 करके दे दिया है, मतलब कि आप पासवर्ड एटलीस्ट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, क्योंकि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन लेंथ करके मैं यहाँ पे 10 करके लिख देता हूँ, मतलब कि मैं अपने पासवर्ड के अंदर ना एटलीस्ट यार एटलीस्ट मुझे 10 कैरेक्टर्स को तो लिखनी लिखनी है। ओके, gmail.com। और देखो पासवर्ड में यहाँ पे ना एक लिखूंगा, तो देखो ये बोला है कि पासवर्ड लेंथ प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 10 कैरेक्टर्स और मोर। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 और कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, तब जाके ये मुझे इनपुट फील्ड में एक्सेस देगा। ओके, कुछ इस तरीके से। आप खुद में एक बार मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स को ट्राई करो, यूज़ करो कुछ इस तरीके से आपके इनपुट फील्ड के अंदर, और आउटपुट में क्या आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Yes, definitely. ओके गाइस, कुछ इस तरीके से हम लोग अपना इनपुट टाइप्स और उनके वैलिडेशंस को बना सकते हैं। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा सिमेंटिक एचटीएमएल। ये सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है? मीनिंगफुल स्ट्रक्चर फॉर जॉब रेडी कोड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है यार? देखो इससे ना इस सिमेंटिक एचटीएमएल टैग से ना आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आता। जैसे कि H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग आप अगर आप यूज़ करते हो तो आउटपुट में ना चेंज आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। अब सिमेंटिक टैग्स को यूज करके आपका कोड को एकदम रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर टू यूज बना सकते हो, बस इतना ही है। ओके, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट ये इसीलिए क्योंकि आपका कोड को देख के ब्राउजर समझ जाता है और ये एसईओ के लिए फ्रेंडली होता है। अब ये एसईओ क्या है यार? नया नया टॉपिक्स आ रहा है। देखो यार, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन होते हैं ना, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, जो कि वेबसाइट्स को ढूंढते हैं यूजर्स के लिए, उस इंजन को ये काफ़ी आसान बन जाता है। मतलब कि अगर सर्च इंजन को ये बात पता चलेगा अगर हमारे वेबसाइट के अंदर हेडर क्या है और हेडर के अंदर क्या वैल्यू है, तो उसको क्लियरली एक बात समझ पे आ जाएगा कि वेबसाइट किसके लिए बनी है। अगर हमारा वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन क्लियरली रहेगा तो एसईओ क्लियरली समझ जाता है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है। तो इस तरीके से हमारा ये सिमेंटिक टैग्स काम करते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जॉब रेडी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तब आपको इन सिमेंटिक एचटीएमएल्स को यूज़ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, अगर आप स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो यू नॉट नीडेड मच मोर, बट या अगर कोड रीडेबल बनाना चाहते हो, अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हो, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलो एक एक करके जानते हैं। अब ये हेडर क्या होता है, एनईवी क्या होता है, मेन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, फूटर क्या होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ला चुका हूँ। अब चैट जीपीटी को यूज़ करो यार, यही तो होता है एआई बेस्ड लर्निंग। चैट जीपीटी को यूज़ करो, पूछो और कितने प्रकार के होते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स और उनको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता ही दूंगा, उसी तरीके से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब ये हेडर टैग क्या होता है, चलो मैं पूरा इस फॉर्म्स को मिटा देता हूँ। अब यार क्वेश्चन आता है ये हेडर टैग क्या है? देखो सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। हेडर टैग यानी कि आपके वेबसाइट के अंदर जो भी टॉप सेक्शन होता है ना, शुरू शुरू में, जैसे कि देखो हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के वेबसाइट के जो टॉप सेक्शन है ना, जैसे कि डाउनलोड हो गया, थीम हो गया, सर्च बार हो गया, ये जो नेविगेशन लिंक्स हो गए, या फिर ये लोगो हो गया, ये सब चीज़ें ना हमारा हेडर टैग के अंदर आता है। मतलब कि हमारे वेबसाइट को टॉप सोर्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हेडर टैग को इस्तेमाल करते हैं। हेडर करके लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं इसमें लिख दूंगा कि इन दिस टैग वी शो द टॉप सोर्स कंटेंट। मतलब कि हमारे वेबसाइट का जो भी कंटेंट जो कि शुरू में आने वाली है, टॉप ऑफ द वेबसाइट में आने वाली है, वो हमारा हेडर टैग के अंदर आ जाएगा। मतलब कि नेविगेशन लिंक्स हो गया, बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे एनएवी करके लिखूंगा। एनएवी यानी कि वेबसाइट को, एनएवी यानी कि ब्राउजर को एक बात समझ पे आ जाता है कि इस एनएवी के अंदर जो भी कंटेंट है वो एक नेविगेशन लिंक्स होने वाली है। तो मैं यहाँ पे AHREF करके ना नेविगेशन लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, links.html करके कुछ इस तरीके से, और links.html करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस हो गया। ओके, तो आपके आउटपुट के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, देखो, और इस links.html में क्लिक करने में हमारा links.html ओपन हो जाएगा। कुछ मतलब कि कुछ भी बदलाव नहीं है यार, बस इन्हीं टैग्स को इस्तेमाल करके हमारा कोड को रीडेबल बनाना ही है। ओके, सिमेंटिक टैग्स इतना ही यूज़फुल है और ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं सर्च इंजन के लिए, बस बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा NAV टैग, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ताकि हम इसको यूज़ करके एंकर टैग्स को यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली नेविगेशन लिंक्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिया है ना, फीचर्स, डॉक्स, इस तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है गाइस हमारा मेन टैग। मेन टैग यानी गाइस इस मेन टैग के अंदर हमारा वो कंटेंट आएगा जो कि हमारा वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हमारे मान के चलो इस वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है? इस वेबसाइट में यार बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारा डाउनलोड फॉर विंडोज़, या फिर इसका बहुत मेन कंटेंट मैं आपको बोलूँ तो यार आप जानो कि ये जो फीचर्स हैं इनके, कोड विथ एक्सटेंशंस, कोड इन एनी लैंग्वेज। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका मेन कंटेंट्स है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेन टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, तो मेन टैग के अंदर मैं क्या क्या लिखूंगा, द कंटेंट कम्स अंडर दिस टैग, अंडर दिस टैग इज कंसीडर्ड एज मेन कंटेंट। किसके लिए? हमारे ब्राउज़र के लिए। ब्राउज़र के बाद समझ पा जाते हैं कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो मेन कंटेंट है, ताकि वो सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन लाइक गूगल के लिए बहुत आसान चीज़ हो सकती है।
ओके, चलो ठीक है। अब मेन टैग यूज़ करो और उसके अंदर जाके आप सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग यार कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप्स में आपको समझाऊँ तो एक क्लास के लिए दो सेक्शंस होती हैं। क्लास 10th है तो सेक्शन ए सेक्शन बी, क्लास 11 सेक्शन ए सेक्शन बी, उस तरीके से ना। मतलब कि क्या है, एक ही कंटेंट को मुझे अलग अलग टाइप से डिफ्रेंशिएट करना होता है, तब हम यहाँ पे सेक्शन टैग को यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से देखना, मैंने यहाँ पे सेक्शन टैग बनाया, फिर यहाँ पे मैंने आर्टिकल टैग को यूज़ करके एक ब्लॉग बना दिया। ओके, फिर इसे एक सेक्शन टैग बनाऊंगा, एक और आर्टिकल टैग यूज़ करूंगा, कुछ इस तरीके से। ओके, मतलब कि अपने इसी मेन टैग के अंदर, अपने इसी मेन टैग के अंदर मैं एक और सेक्शन टैग बना के लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे सेक्शन करके लिखा और मैं यहाँ पे बता दूंगा कि दिस इज सेक्शन 1 और एक और सेक्शन बना देते हैं, दिस इज सेक्शन 2। मतलब कि आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, बस ये कोड ना रीडेबल बना देता है, दिस इज सेक्शन 2। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वन। ये आर्टिकल टैग क्या होता है देखना। आर्टिकल टैग यार बेसिकली ब्लॉगिंग्स के लिए, न्यूज़ वगैरह दिखाने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि है ना, इंडिपेंडेंट कंटेंट को होल्ड करके रखता है। मतलब मैं यहाँ पे आर्टिकल करके लिखूंगा, चलो ठीक है चल जाएगा। ओके, आर्टिकल करके मैंने पे लिखा। मैं यहाँ पे ना सबसे पहले ब्लॉग के बारे में बात करूंगा, ब्लॉगिंग इज़ अ गुड हॉबी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एज वेल एज मैं यहाँ पे इस बार ना फिर एक और आर्टिकल बना के लिखता हूँ कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ गुड हैबिट। ओके, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल टैग को इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंट कंटेंट के बारे में बताया। मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में बता दिया और यहाँ पे मैं क्रिकेट के बारे में बताया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ इस तरीके के इंडिपेंडेंट कंटेंट को बनाने के लिए हम आर्टिकल टैग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूटर टैग। फूटर टैग यानी गाइस, जब भी हमारे वेब पेज का ये जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, ये जो कॉपीराइट वाला, ये जो लास्ट में सपोर्ट प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, या फिर कुछ इस तरीके से आता है ना कि 2026 ऑल राइट्स रिजर्व, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क की जो सिंबल्स आती हैं, सब चीज़ें फूटर के अंदर यूज़ होती है। मतलब कि आप फूटर टैग को देख के ये बता सकते हो कि ये हमारा लास्ट कंटेंट है। ओके, और मैं यहाँ पे ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड करके बोल दूंगा, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा और सेव करके अब मैं आपको आउटपुट में दिखा दूंगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, आउटपुट में देखो भाई कुछ बदलाव नहीं है, आउटपुट में यार कुछ भी बदलाव नहीं है, एग्जैक्टली वही है जैसे हम बिना कोई टैग्स के लिखते हैं ना, कुछ ऐसे ही आउटपुट में आएगा, कुछ भी बदलाव नहीं है, बस कोड को रीडेबल बनाना इसका काम है। ओके ओके गाइस, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ पे आया होगा, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिमेंटिक टैग्स के बारे में बताओ क्या होता है, ये आर्टिकल टैग क्या होता है, फूटर टैग क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। थोड़ा बहुत घुमा घुमा के पूछ देते हैं, एग्जैक्टली नहीं पूछते हैं। ओके, एक और टैग होता है यार, एसाइड टैग। एसाइड टैग मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है। एसाइड टैग को यूज़ करके ना यार आप बेसिकली साइड बार कंटेंट को दिखा दोगे। मतलब कि मान के चलो ये मेरा एक वेबसाइट है, ये जो आप साइट देख पा रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पार्ट में ना गूगल एक ऐड दिखा दे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐड दिखा दे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐड दिखा दे। तो मैं क्या करूँगा, एसाइड टैग से यूज़ करके बताऊँगा गूगल भैया मेरे इस कोड के अंदर एसाइड टैग जहाँ पे भी यूज़ हुआ हो उस यूआरएल के अंदर अपना ऐड दे दो मुझे। ओके, यहाँ पे एक ऐड दे दो, यहाँ पे एक ऐड दे दो। ओके, इससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट होता है ना वो दिखता भी है एज वेल एज एड्स भी आ जाते हैं, दोनों में फ़ायदा हो जाता है। ओके, चलो फूटर टैग बनाते हैं। अब पॉइंट आया यार, यहाँ पे देखो ये सी करके आया। अब ये सी मैं कैसा बनाता हूँ अपने इस कोड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यार आपको कुछ करना नहीं है, एंड कॉपी करके यहाँ पे लिखो, एंड कॉपी करके यहाँ पे लिखो और आउटपुट में देखो सी आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे इस एआई मोड से पूछता हूँ गूगल का कि ट्रेडमार्क सिंबल बता दो मुझे, ट्रेडमार्क सिंबल इन HTML। ओके, तो देखो ये मुझे ना एक ट्रेडमार्क सिंबल दिखा देगा। तो कैसे लिखते हैं ट्रेडमार्क सिंबल, हम एंड ट्रेड से लिखते हैं। ओके, तो मैं इस कॉपी की जगह ना ट्रेड करके लिख देता हूँ, तो देखो ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा हमारे इस वेब पेज के अंदर, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये रहा सिमेंटिक टैग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जॉब रेडी के लिए। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग यानी कि DIV टैग। DIV कुछ नहीं यार, अभी तक बस आप ये समझो कि DIV को यूज़ करके हम उसको डिज़ाइनिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ओके, तो ये होता है हमारा सिमेंटिक्स इन HTML। आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
तो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट मीडिया टैग्स। अभी मीडिया टैग्स क्या होते हैं देखना, ऑडियो और वीडियो को एम्बेड करना। मतलब कि कुछ नहीं यार, हमारे वेबसाइट के अंदर हम किस तरीके से इमेज को यूज़ किए थे उसी तरीके से हम वीडियो और ऑडियोज़ को भी यूज़ करेंगे। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की भी बात नहीं है। देखो सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो टैग को HTML के अंदर दिखाना बहुत आसान है। सिंपल यार, आपको वीडियो करके यहाँ पे एक टैग बना लेनी है एंड एक सैम्पल वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। ब्राउज़र से pixabay.com से यार एक वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करके लाया हूँ। मेरे इस कंप्यूटर के अंदर मैंने अपने VS कोड के अंदर इसको पेस्ट कर लिया है राइट क्लिक करके। मैं राइट क्लिक करके इसको ना कॉपी कर लूँगा और मैं अपने index.html के अंदर इसको यूज़ करने वाला हूँ। देखो सिंपल यार, सोर्स src करूँगा। देखो यार, सोर्स टैग को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सोर्स टैग को यूज़ करके मैं बताऊँगा कि मेरा वीडियो कहाँ पे है, मतलब कि मेरा मीडिया एलिमेंट्स ये बेसिकली ढूंढता है। SRC क्या करता है, मेरा फाइल लोकेशन को ढूंढता है। तो मैं अपना फाइल लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको बंद कर दूंगा। इसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो आउटपुट में देखो यार, हमारा वीडियो यहाँ पे प्ले होना चालू हो जाएगा। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो यार देखो, अपना वीडियो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यार यहाँ पे अभी कोई भी पॉज बटन, रिज्यूम बटन, कुछ भी कंट्रोल्स नहीं है। कंट्रोल्स लाने के लिए कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को बस लिखना है। तो गाइस अब देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ चुकी है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस कंट्रोल्स को प्ले करूँ तो देखो वीडियो प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्लेबैक स्पीड को डाउनलोड कर सकता हूँ, सारी चीज़ें। मतलब कि मान के चलो कंट्रोल्स आ चुकी है, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, मैक्सिमम थिंग्स लाइक दिस। तो ये काम हमारा वीडियो टैग करता है। अब यहाँ पे मैं विड्थ को बता सकता हूँ कि मेरा विड्थ हो सकती है इस 100 पिक्सल्स के लगभग, 10 पिक्सल्स के लगभग मैं लिख दिया। मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ यार, सॉरी, मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स लिख देता हूँ। देखो विड्थ 100 पिक्सल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली हाइट करके लिख दूंगा, HEIGHT करके, तो मेरा हाइट आ जाएगा लाइक दिस। ओके, सो लाइक दिस यार। आई होप गाइस यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वीडियो टैग कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से जैसे हम वीडियो को बनाया उसी तरीके से ना हम वीडियो को रिप्लेस करेंगे ऑडियो के साथ। हम वीडियो को रिप्लेस करेंगे गाइस ऑडियो के साथ। ओके, बस इतना और कुछ नहीं है। वीडियो की जगह हमने ऑडियो लिख दिया और आउटपुट के अंदर हमने ऑडियो भी प्ले कर देंगे। अब पॉइंट ये क्या है, ये प्ले नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अभी कोई वैल्यूज, मतलब कि कोई ऑडियो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ देखना, मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाके एक सैम्पल ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑडियो सैम डाउनलोड फॉर अ सैम्पल, और यहाँ से एक ऑडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यार एक अच्छा ऑडियो देख लेता हूँ मैं। तो यार ये ऑडियो ठीक ठाक है सैम्पल के लिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यार मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ना, मैं इसको ओपन करूँगा और अपने फाइल लोकेशन के पास जाऊँगा। तो डाउनलोड्स यहाँ पे है और ये रहा हमारा। राइट क्लिक किया, कॉपी किया और अपने VS कोड के अंदर आऊँगा और इस SRC की जगह, मतलब कि सॉरी यार, इस एक नया फाइल बना के अपना ऑडियो फाइल को पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और राइट क्लिक किया और इस टाइम मैं कॉपी करके अपना index.html के अंदर आके सोर्स की जगह ना मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, लाइक दिस। MP4 हटा दिया और ये MP3 आ चुकी है। एंड ब्राउजर के अंदर आउटपुट देखते हैं गाइस, देखो प्ले होगा। ओके, लाइक दिस गाइस। ओके, अब चाहे तो यहाँ पे हाइट और विड्थ को भी इसको एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए लाइक दिस। मैं यहाँ पे साउंड को म्यूट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें, प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक दिस। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो यार इस तरीके से हार हम लोग अपने वेब पेज के अंदर ऑडियो और वीडियो को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके गाइस, चलो चलो चलो, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आई फ्रेम एंड एम्बेड टैग्स। अब ये क्या होता है यार, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। दूसरी वेबसाइट को या फिर दूसरी किसी टूल को हमारे वेब पेज के साथ लिंक करना। मान के चलो यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियो है, मैं अपनी वीडियो को अपने वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये काम हम आई फ्रेम टैग के सहायता से कर सकते हैं। कैसे करते हैं यार, इसके लिए हमें ना आई फ्रेम टैग टैग बनाओ, वो सब कुछ लिखो, इसकी कोई नीड नहीं है। आपको ना यार कॉपी पेस्ट करना है, जैसे हम ChatGPT के पास जाके करते हैं ना, वैसे। ओके, सिंपल यार, आपको ब्राउजर पे जाना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं कॉग्निटो टैब में ओपन करता हूँ यूट्यूब को। तो यार मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज द वेदर कंडीशंस आर नॉट गुड। तो यार मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपना चैनल को सर्च कर लूँगा, कोड विद श्रीहन। एंड एक वीडियो को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा, देख लेते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अरे 217, बहुत बढ़िया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखो ये
ये टॉप 5 प्रोजेक्ट्स है ना, ये वाला वीडियो को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और शेयर में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ना आपका एम्बेड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो गाइस, इस एम्बेड में क्लिक करो और जो भी कोड यहाँ पे दिया है ना इसको कॉपी कर लो, ओके, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दो और आपके वेबसाइट के पास चले जाओ। कहाँ है मेरा वेबसाइट? ये रहा मेरा वेबसाइट, और ये रहा मेरा वेबसाइट लोड होना चालू हो चुका है, और गाइस देखो मेरा वीडियो आ भी चुका है, ओके। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे कंप्यूटर के अंदर वीडियो प्ले हो जाएगा लाइक दिस। 5 प्रोजेक्ट्स जो कि हर एक पाइथन बिगिनर को जरूर ट्राई करनी चाहिए। अच्छा। और लास्ट वाला गाइस आपको दिमाग को ब्लास्ट कर देगा। ऐसा है क्या? तो गाइस बिना कोई डिले किए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैसे इस तरीके से यार हम लोग वीडियो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैप्शंस वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, मींस व्हाट नॉट। आप सारी चीज़ें कर सकते हो यार जो कि आप एज यूजुअली करते ही हो, ओके, लाइक दिस। मतलब कि आई फ्रेम टैग को इस्तेमाल किया, हमने क्या किया एग्जैक्टली एक्सटर्नल वेबसाइट्स को हमारे वेब पेज के अंदर यूज़ किया कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो एसआरसी है ना, एसआरसी के अंदर जो यूआरएल हमें यूट्यूब प्रोवाइड करता है, ये यूआरएल हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमारे इस यूट्यूब के अंदर, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस कोड के अंदर हुआ क्या है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आई फ्रेम टैग को इम्पोर्ट किया, मैं विड्थ और हाइट को यहाँ पे बता दिया हूँ जो कि कंप्यूटर पहले से बता के रखा है। एसआरसी से क्या किया हूँ, मैं अपना यूट्यूब का वीडियो प्ले किया हूँ ताकि उसको फाइल लोकेशन पता चले जाएगा, लाइक दिस गाइस, और कुछ नहीं यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल वेबसाइट्स को हमारे वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, मैप्स हो गया, डॉक्स हो गया, ओके, वहाँ पे शेयर में क्लिक करो, एम्बेड में क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आई फ्रेम का टैग से आपको यूआरएल मिल जाएगा, ओके, लाइक दिस। तो गाइस ये रहा हमारा आई फ्रेम टैग्स, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे पे। अब यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटा टैग्स। अब ये मेटा टैग्स क्या है? देखो बहुत आसान चीज़ है, ब्राउज़र और सर्च इंजन को एक्स्ट्रा इन्फो देना। मैं आपको पहले बताया था एसईओ नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे वेबसाइट के गिवन डिस्क्रिप्शन से आउटपुट में दिखा देता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं अब अगर गूगल में जाके किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में सर्च करूंगा तो वो मुझे वो वेबसाइट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल गाइस देखना, मैं अपने इस ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और एक वेबसाइट के बारे में सर्च करूँगा। सिंपल यार, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सैम्पल वीडियो डाउनलोड्स करके, ओके। तो यहाँ पे मुझे शुरू में ये वेबसाइट मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली। ये कैसे मिली? यही वेबसाइट्स मुझे क्यों मिली? इससे भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं गाइस, मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट्स बना के रखी है, लेकिन वो वेबसाइट्स यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि यार मैंने अपने वेबसाइट के अंदर एसईओ दे के रखा है, और उस एसईओ ये डिस्क्राइब कर देता है कि किस टाइप का वेबसाइट है ये। मतलब कि अगर मैं अपने वेबसाइट को बनाते समय डिस्क्रिप्शन दे के रखा हूँ कि गाइस ये जो मेरा वेबसाइट है ये एक टेक्निकल वेबसाइट है, इसके अंदर मैं अपना सारे डिटेल्स देकर रखा हूँ, कोई भी कोड विद श्रेयन करके सर्च करेगा तो वो मेरा वेबसाइट की तरफ जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि हमारा एसईओ है, उसको एक बात समझ पे आ गई, अच्छा कोई भी कोड विद श्रेयन करके सर्च करेगा तो वो ढूंढेगा कोड विद श्रेयन करके, तो उसके पास दो जगह मिलेंगे, एक हो गया यूट्यूब, एक हो गया मेरा पोर्टफोलियो, जो कभी नहीं बना है लेकिन बनेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो वो ढूंढेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखूंगा कि भाई देखो, डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि कोड विद श्रीहान पोर्टफोलियो करके, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेबसाइट का यूआरएल आपको दिख जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और मेरा वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाओगे, लाइक दैट गाइस, ओके। तो ये काम है ना हमारा मेटा टैग्स करते हैं। तो हेड टैग के अंदर हमारा मेटा टैग्स आते हैं। मैं आपको बताया था ना, हेड जो होता है वो हमारा टॉप सेक्शन को कनेक्ट करता है, एज वेल एज ये हमारे वेबसाइट के बारे में डीप डिस्क्रिप्शन दे देता है, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं हेड क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट को यूज करते हैं, ओके। तो यार मैं यहाँ पे सिंपली एक HTML का टेम्पलेट बना लेता हूँ लाइक दिस, एंड लेट्स गो विथ हेड, ओके। अब सबसे पहला आता है हमारा मेटा चार्ट सेट। ये क्या होता है हमारा मेटा चार्ट सेट, विच इज UTF-8, UTF-8 कैपिटल लेटर्स में UTF और -8 करके। अब ये क्या होता है देखना, मैं आपको बताता हूँ। अपने कोड के अंदर एमोजीज भी दे दे तभी वो एमोजीज एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएंगी। मतलब कि UTF-8 करता क्या है, हमारे टेक्स्ट को एनकोड कर देता है, जैसा है वैसे हमें आउटपुट के अंदर दिखा देता है। ये हमारा मेटा चार्ट सेट UTF-8 करता है। सिंपली ये समझो यार, मेटा चार्ट सेट UTF-8 से हम जो भी टेक्स्ट अपने कोड के अंदर लिखेंगे वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाती है। फर्क नहीं पड़ता वो इमेज हो या फिर एमोजी हो या फिर किसी भी एक टेक्स्ट हो, ओके। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया चार्ट सेट 8। नेक्स्ट गाइस हमारा मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब ये क्या करता है देखना, मेटा नेम व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट क्या है देखना,
कहाँ देखना, मोबाइल के अंदर देखना। गाइस देखो, आप जो भी वेबसाइट बनाते हो ऑब्वियसली आप लैपटॉप में या फिर किसी एक पीसी में बनाते हो, आपकी डिस्प्ले की साइज अलग हो सकती है, किसी और यूज़र की डिस्प्ले की साइज अलग हो सकती है। अगर आप लैपटॉप में एक वेबसाइट को बना के रखे हो, लेकिन मैं उस वेबसाइट को फ़ोन के अंदर ओपन कर रहा हूँ, तो अब जो भी स्टाइलिंग्स वगैरह की होगी वो क्या मेरे फ़ोन में भी अप्लाई होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए ना। तो ये काम हमारा मेटा नेम व्यूपोर्ट करता है। बेसिकली ये करता क्या है कि ऑटोमेटिकली डिवाइसेस के हिसाब से, उनके लेंथ के हिसाब से, उनके पिक्सल्स के हिसाब से आपका ये जो कोड होता है, वो जो स्टाइल्स होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मेटा नेम व्यू पोर्ट करके कंटेंट इज इक्वल्स टू विड्थ कर देते हैं। किसका डेप्थ? हमारा डिवाइस का विड्थ। ओके, विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके गाइस, लाइक दिस। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड नेक्स्ट आता है हमारा मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है यार? इस डिस्क्रिप्शन यानी कि बेसिकली बताता है ये है कि हमारे ये जो वेबसाइट है वो किसके बारे में है। मतलब कि इस कंटेंट के अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये जो मेरी वेबसाइट है वो किसके बारे पे है। मेरी वेबसाइट है यार HTML फुल कोर्स के बारे पे है। अगर जब भी मैं इस वेबसाइट को पोस्ट करूंगा ना, तो कोई भी HTML फुल कोर्स करके सर्च करेगा, मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा लाइक दैट। ओके, तो ये काम हमारा मेटा टैग्स करते हैं। ओके, शुरुआत में ये जो मेटा चार्ट से यूटीएफ-8 करता क्या है, हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं हमारे कोड के अंदर, नो मैटर कोई सा भी टेक्स्ट हो, वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाती है। एज वेल एज ये मेटा नेम व्यूपोर्ट करता क्या है, हर एक डिवाइसेस के अंदर स्टाइल्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। एंड मेटा नेम डिस्क्रिप्शन करता क्या है कि आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, जो कि एसईओ को बहुत हेल्प करता है, ताकि आपके वेबसाइट को ढूंढ के निकालने में। ओके, अगर कोई भी एग्जैक्टली यही वर्ड टाइप करेगा तो आपका वेबसाइट शुरू में एकदम फर्स्ट में दिखेगा। ओके, चलो ठीक है, ये काम हमारा मेटा टैग्स करते हैं। अब एक दिक्कत आ गई है, तब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करना चालू करोगे तो क्या ये सारी चीज़ आप लिखोगे बार बार लिखने से अच्छा ना मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। सिंपली Shift 1 में क्लिक करोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, यहाँ पे एमेट एब्रिवेशन करके आएगा। जैसे आप टैब या फिर उसमें क्लिक करोगे, आपको ऑटोमेटिकली HTML का कोड लिख के आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। .html, HTML हेड, ये सारी चीज़ें कंटेंट आप डिस्क्रिप्शन को बस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड होके नहीं आता। ये बात आपको पता होगा, बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड को नहीं पता होता कि आप किसके बेसिस पे वेबसाइट को बनाना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप कंटेंट करके अपना दे सकते हो HTML फुल कोर्स। ओके गाइस, लाइक दिस। तो गाइस अभी ये बात आपको क्लियरली समझ पे आई होगी कि किस तरीके से हम लोग मेटा टैग्स को यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को एक सिंगल वर्ड से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हेड के अंदर एसेंशियल मेटा टैग ज़रूर रखो। ओके, लाइक दिस। बेसिकली आउटपुट के अंदर कुछ दिखाता तो नहीं है, लेकिन यस, ये हमारे एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे वेबसाइट को सबको दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लाइक दैट। तो यार इस तरीके से हम लोग अपना मेटा टैग्स को कवर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज नथिंग बट एसईओ बेसिक्स। एसईओ बेसिक्स यार कुछ नहीं है यार। एसईओ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले से। एसईओ कुछ नहीं है, एसईओ सब ये सारी चीज़ों को ना आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो HTML के अंदर जब एक वेबसाइट को बना रहे हो। तो मतलब कि आप जब एक वेबसाइट को बना रहे हो ना, तब हेडर टैग को भी यूज़ कर रहे हो, मतलब कि सिमेंटिक टैग्स को यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप कोड लिख रहे हो, लाइक दैट। ओके, तो यार आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा एक्सेसिबिलिटी बेसिक्स। अब ये क्या होते हैं देखना, जब भी आप इमेज टैग को यूज़ करके इमेजेस को दिखाते हैं तो आल टेक्स्ट को ज़रूर यूज़ करो। इनपुट्स बनाते समय लेबल को यूज़ करो। अगर आप लेबल को यूज़ नहीं भी करोगे तभी भी चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड होता है लेबल को यूज़ करो। अगर नहीं यूज़ करना को तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस होल्डर्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड लाइक दिस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपने इमेज बनाया और आल टेक्स्ट भी दे दिया, अपने इनपुट टाइप दिया और इनपुट ID दिया, सारी चीज़ें। अब ये ID क्या होता है देखना यार, ID कुछ नहीं है। आप जब जावास्क्रिप्ट में बनाते हो ना, आप इस इनपुट के अंदर जो भी लिखोगे वो आपके ID के अंदर सेव हो जाएगा, लाइक दैट। इनपुट फॉर ईमेल क्या होता है, आपके टाइप को चेक करता है, ताकि आप लेबल में क्लिक करो तो इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा, बस। ओके, ये काम हमारा फॉर एट्रीब्यूट करता है और कुछ है ही नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे एंटिटीज एंड कमेंट्स। एंटिटीज यानी वही गाइस जो कि मैंने आपको बता के रखा था, एंड करके आपने लिखा, कॉपी करके आपने लिखा, लाइक दिस वी कॉल एंटिटीज। एंड कमेंट्स यानी यार कमेंट्स से कोड एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कि आप जो भी लिखोगे आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि देखना, मैं यहाँ पे ऐसा करके लिखता हूँ
तो ये ग्रे कलर का टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। है देयर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आउटपुट के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। अगर मैं डायरेक्टली है देयर करके लिख देता तो मुझे दिखाई देती हाय देयर। ओके, लाइक दिस। मतलब कि कमेंट्स को यूज़ करके आप आउटपुट के अंदर तो नहीं देख सकते, कोड को क्लियरली समझा सकते हो। मतलब कि दिस इज़ हेडिंग। ओके, और मैं यहाँ पे अपना h1 टैग को इस्तेमाल करके लिख रहा हूँ दिस इज हेडिंग, लाइक दिस। ओके गाइस, लाइक दैट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये काम हमारा कमेंट्स करता है, कोड रीडेबल बनता है, मेंटेन करना बहुत इजी होता है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा बटन्स एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बटन्स क्या होता है, मैं आपको बताया था शुरू में कि हम किस तरीके से एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखना, बटन्स करके मैंने यहाँ पे लिखा बटन करके, और मैं यहाँ पे क्लिक हियर करके लिख दूंगा। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक बटन बन जाएगी। ओके गाइस, यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, लाइक दिस। ऑन क्लिक करके इसको हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ऑन क्लिक करके हम यहाँ पे माई फंक्शन करके लिख देते हैं। मतलब कि अगर आप जब भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करोगे तो माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। ये बात अभी आपको समझ पे नहीं आएगा, आपको तब समझ पे आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट को सीखोगे, उसके बेसिक टर्म्स को समझोगे तब। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग क्या करता है देखना, मैं यहाँ पे जब डिटेल्स करके लिखता हूँ और इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा, देखना क्या होगा। दिस इज डिटेल 1, दिस इज डिटेल 2 करके मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, और आउटपुट में देखना यहाँ पे एक डिटेल्स नाम की चीज आएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो दिस इज डिटेल 1, दिस इज डिटेल 2 करके आएगा, लाइक दिस। ओके, अगर मैं यहाँ पे br कर देता तो यहाँ पे क्या आता, लाइन ब्रेक हो जाती, दिस इज डिटेल 1, दिस इज डिटेल 2 करके। मतलब कि क्या है, ये डिटेल्स टैग करता क्या है, ये डिटेल्स फोल्डेबल होती है। मतलब कि अगर आप इसको क्लिक करोगे वो अनफोल्ड हो जाएगा, अगर आप इसको फिर क्लिक करोगे वो फोल्ड हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। फ्लो चार्ट जैसी, जैसे चार्ट को ओपन करते तो मैसेजेस दिखती है और चार्ट को बंद कर देते तो कुछ नहीं दिखता, लाइक दैट। ओके, लेकिन पॉइंट आता है ये हमेशा डिटेल्स ही दिखा देता है तो काफ़ी बोरिंग लग जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसी डिटेल्स के अंदर समरी नाम का एक टैग बना देते हैं। ओके, ये समरी टैग क्या करता है देखना, समरी टैग बेसिकली हमारे डिटेल्स को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल कि देखना यहाँ पे डेटा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो डिटेल्स करके नहीं आएगा, डेटा करके आएगा। देखना, डेटा करके आएगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये काम करना चालू कर देगा। तो ये काम हमारा समरी करता है। समरी क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द समरी, कैप्शन और लेजेंड ऑफ द रेस्ट कंटेंट्स ऑफ द समरी एलिमेंट्स पार्ट। मतलब कि किसी और एलिमेंट के बजाय ये काम कर देता है। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा बटन्स और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज HTML5 स्टोरेज, जो कि हमारा लेटेस्ट है, हमारा HTML एंड डेटा एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कुछ नहीं यार, यहाँ पे थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है। यहाँ पे बात ये है यार, कुछ नहीं है, सिंपल देखना। मान के चलो यार, आप ChatGPT और गूगल जेमिनी जैसे वेबसाइट्स में गए हो और वहाँ पे आपने सेटिंग्स में सेट करके रखा है कि मुझे डार्क थीम में सारी चीज़ें दिखाओ। तो जब भी आप उस वेबसाइट को क्विट कर दोगे, फिर से उस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तब भी वो आपको डार्क थीम ही दिखाएगा। ऐसा क्यों दिखाता है, क्यों, वो स्टोरेज स्टोर करके रखता है क्या? यस। मतलब कि यार इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा कोड होती है, लाइक दिस। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके। अगर आप इसको सेट कर देते हो ना, जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML फाइल स्टोर कर देता है इस चीज़ को, ताकि ब्राउज़र में डेटा स्टोर करना और कस्टम इन्फो दिखाना। मतलब कि HTML से क्या होता है, ये ब्राउज़र में डेटा स्टोर कर देता है कि अगर श्रीहन नाम का यूज़र इस चैट GPT को ओपन किया तो उसको डार्क थीम में सारी चीज़ें दिखाओ, या फिर लाइट थीम में सारी चीज़ें दिखाओ, या फिर वो दिखाओ जो कि यूजर ने सेट करके रखा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज यहाँ पे यूज किया जाता है। लोकल स्टोरेज यानी कि ब्राउजर इसको स्टोर कर लेता है, लाइक दिस। ये बात अभी आप छोड़ दो यार, बिकॉज आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। तो ये काम हम यहाँ पे करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक छोटा सा फोल्डर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा मेन फोल्डर से दूर रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर के अंदर मैं अपना सारे फाइल्स रखूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे ना index.html नाम का एक फाइल बना लेता हूँ और बचे हुए सारे फाइल्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो ठीक है। अब इस index.html के अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, बेसिकली मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट को बनाने वाला हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट यार कुछ नहीं है, सिंपल है, देखना। जहाँ पे स्टूडेंट अपना सारा डिटेल्स को देगा और एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, चलो मैं यहाँ पे ना H1 करके सबसे पहले मैं यहाँ पे ना हेडर करके लिखता हूँ, ताकि मैं अपना शुरू वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट को दिखाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 करके वेलकम
टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ी कर दो यार। नेक्स्ट क्या है, हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बन जाएगा और मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग को इस्तेमाल कर देता हूँ और मैं बताऊँगा कि ensure you are filling all the inputs करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, और मैं इसको ना गो लाइव में क्लिक करूँगा ताकि मैं इसका आउटपुट लाइव में देख सकूँ लाइक दिस। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेक्शन या फिर मेन नाम का एक सिमेंटिक टैग को इस्तेमाल करके ना यहाँ पे फॉर्म्स लिखूँगा। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल करके मैं अपना चाइल्ड का नेम पूछता हूँ या बच्चों का नाम बताओ मुझे, चाइल्ड नेम करके। और मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, क्योंकि जो चाइल्ड का नाम होने वाला है वो टेक्स्ट के बेस में होने वाला है। और प्लेस होल्डर करके एंटर योर नेम, एंटर प्यूपिल नेम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्यूपिल नेम और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रीड ओनली नेम से रिक्वायर्ड। रीड ओनली मत लिख दो यार, अगर आप रीड ओनली लिखोगे ना तो एक एरर आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत यह है यार कि अगर आप रीड ओनली करके लिखोगे ना तो दिक्कत ये आ जाएगी, वो जो इनपुट फील्ड है ना वो लिखने के लिए काम नहीं होगा, वो बस देखने के लिए होगा लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर में क्लिक करूंगा तो ये काम कर रहा है मेरा कोड। फिर इसे लेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे और इस लेबल के अंदर मैं इस बार लिखता हूँ पेरेंट नेम। ओके, फादर नेम करके मैं यहाँ पे लिखते हैं फादर्स नेम। ओके, एंड फिर से हम यहाँ पे इनपुट फील्ड को लेंगे और प्लेस होल्डर में यहाँ पे एंटर फादर्स नेम और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। ओके, एंड क्लोज। फिर से 2 BR लगा देंगे ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। ओके, लाइक दिस। फिर से मैं यहाँ पे लेबल करके लिखता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे यूज़र का ईमेल आईडी लेने वाला हूँ। ओके, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट टाइप ईमेल करके यहाँ पे मैं दिया और प्लेस होल्डर करके एंटर योर ईमेल। ओके, एज वेल एज मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड में क्लिक करूंगा और क्लोज करूंगा। मैं आपको फिर इस आउटपुट में दिखा दूंगा लाइक दिस, ईमेल आईडी एंटर योर ईमेल। ओके, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक और लेबल बनाता हूँ जिसमें मैं नाम देना चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ। इस टाइम मैं डेट ऑफ बर्थ को लेने वाला हूँ किसका, स्टूडेंट का। ओके, तो नेम ऑफ बर्थ करके मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट करके लिख देता हूँ, बस हो गया। और मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा टाइप और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा एज DO डेट करके। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड को यूज़ करेंगे, फिर BR को दे देंगे। अब मेन चीज़ आने वाली है यार, जहाँ पे आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखा नहीं है, लेकिन हाँ आपने कहीं ना तो कहीं उसको यूज़ करोगे ही करोगे आपके लाइफ के अंदर। मैं लेबल में क्लिक करूँगा और आप मैं बताऊँगा कि एंटर द चाइल्ड ग्रेड, मतलब कि उसकी कौन सी क्लास है करके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। अब इस बार ना मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट से क्या होता है, सेलेक्ट टैग को यूज़ करने से यार आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड करके। ओके, बस ग्रेड करके यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो ग्रेड करके आया। ओके, चलो फिर से मैं यहाँ पे ना ऑप्शन करके लिखता हूँ, ऑप्शन। इस बार मैं ना क्लास 1 करके लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन बन जाएगा, देखना मैं क्लास 1 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, लाइक दिस। क्योंकि फिर से मैं ऑप्शन करके लिखता हूँ और इस बार ना मैं क्लास 2 करके लिख देता हूँ। ओके, क्लास 2। तो यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन बन जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 करके। ओके, लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा देखना है, मैं इस पूरा कोड को कॉपी करूँगा और मैं इसको एक एक करके से पेस्ट करते जाऊँगा। और 2 के बाद आता है हमारा 3। ओके, और 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है हमारा 5। ओके, तो यहाँ पे मेरे कितने ऑप्शंस आ गए, क्लास 12 तक मेरे ऑप्शंस आ गए। मैं इसको किसी में भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। ओके, मैं आपको इसीलिए प्रोजेक्ट करा रहा हूँ ताकि नई नई चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो। ओके, और मैं यहाँ पे ना लेबल करके इस बार लिखता हूँ और मैं यहाँ पे जेंडर पूछता हूँ। जेंडर में हम पूछेंगे मेल या फीमेल, तो इनपुट टाइप करूँगा मैं यहाँ पे, इनपुट टाइप करके मैं यहाँ पे ना चेक बॉक्स करके लगाऊंगा। अब ये चेक बॉक्स क्या होता है यार, ये देखो चेक बॉक्स यानी से क्लिक करने वाला बॉक्स। ओके, जेंडर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे एक और लेबल बना देते हैं। बेसिकली मैं सेलेक्ट के बाद में BR टैग को इस्तेमाल करना भूल गया हूँ, इस BR टैग को भी इस्तेमाल कर लो। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तब आउटपुट के अंदर कुछ ऐसा आएगा और मैं यहाँ पे एक और लेबल बनाऊंगा और इस लेबल के अंदर ना मैं इस बार मेल करके लिख। ओके, अगर मेल होगा तो इसको क्लिक करेगा, मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ एंड
लेबल करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बार फीमेल, और यहाँ पे भी इनपुट टाइप करके हम चेक बॉक्स कर देंगे और इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। मतलब कि यार इसको रिक्वायर्ड नहीं कर सकते यार, मतलब कि यूज़र सारी चीज़ों को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देगा, तो इस रिक्वायर्ड को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेल फीमेल आ जाएगा लाइक दिस। ओके, एंड लेबल करेंगे और यहाँ पे अदर्स करके यहाँ पे लिख देंगे, इनपुट टाइप करके हम अपना चेक बॉक्स दे देंगे लाइक दिस। ओके, मज़ा आ रहा है यार मुझे तो बहुत। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं मेल फीमेल अदर्स, एंड फाइनली इनपुट टाइप करके हम अपना सबमिट कर देंगे। ओके, एंड वैल्यू इज रजिस्टर, वैल्यू इज इक्वल्स टू रजिस्टर, कुछ इस तरीके से। ओके, सारी चीज़ें हम यहाँ पे इनपुट में दे दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, जैसे मैं इस इनपुट में क्लिक करूँगा तो क्या होनी चाहिए, वो हमें रिडायरेक्ट होनी चाहिए कहाँ पे, मुझे एक दूसरी पेज पे जानी चाहिए। उस पेज का मैं नाम दे देता हूँ गाइज एज validation डॉट HTML। अब ये validation डॉट HTML क्या है यार, इस validation डॉट HTML नाम का एक फाइल बनाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, validation डॉट HTML। ओके चलो, और मैं यहाँ पे एक validation डॉट HTML बना के मैं यहाँ पे h1 करके लिखता हूँ, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके चलो, बहुत बढ़िया। मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं मेल हूँ और मैं यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करूँगा, लेकिन ये मुझे वैलिडेशन डॉट HTML के अंदर ले क्यों नहीं गया, इसीलिए नहीं ले गया क्योंकि यार यहाँ पे href एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। हमें फॉर्म्स के अंदर इनपुट को क्लिक करने के बाद जब भी किसी दूसरे वेब पेज पर जाना ऑटोमेटिकली, तब हम यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं और हम अपना HTML फाइल या फिर किसी भी एक URL को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा फिल करूँगा तो मैं अपना वैलिडेशन डॉट HTML के अंदर जाऊँगा, देखना मैं अपना मेल एंड रजिस्टर में क्लिक करने में थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन वी गॉट योर डिटेल्स करके आएगा लाइक दिस गाइस। ओके चलो यार, इस तरीके से हमने एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बना लिया है। तो फाइनली यार हमने HTML फुल कोर्स जॉब रेडी तक फिनिश कर लिया है। अगर गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सारी चीज़ों को कर पा रहे हो, मतलब कि डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझना, कमेंट ट्रैग्स याद रखना, फॉर्म्स और वैलिडेशन यूज़ करना, सिमेंटिक HTML जानना, SEO क्या होता है, रेस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सारी चीज़ अगर आपने जान लिया ना, काफ़ी यार। आपको देखो सारी चीज़ें समझने की कोई नीड नहीं है, आपको किसी 1 2 3 पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि एक इंसान को हर एक चीज़ आ जाए। बस आपको थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स होती है जो कि आपको 100% आनी चाहिए, जैसे कि फॉर्म्स हो गया, लिस्ट्स हो गया, टेबल्स हो गया, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हो गया, सिमेंटिक टैग्स हो गया, एसईओ को समझने का तरीका हो गया, मेटा टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं वो हो गया। ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको HTML का एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। इस HTML को यूज़ करके आप इस तरीके के वेबसाइट्स को तो बना सकते हो, जैसे HTML को यूज़ करके ना इस टाइप के स्टाइलिश वेबसाइट्स को तो बना सकते हो, लेकिन आप इस कलर्स को, इस तरीके का बटन को जैसे होवर करने में जो जैसे कर्सर जाने में जो चेंज हो रहा है ना, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सिर्फ HTML से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस HTML के तो भाई होते हैं CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप HTML को यूज़ करके ना यार आप कुछ इस तरीके का वेबसाइट्स को बना सकते हो, जैसे कि आपने अभी बना के रखा है लाइक दिस। सिर्फ टेक्स्ट को देना, कुछ इस तरीके के मूविंग टेक्स्ट को यूज़ करना, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन CSS को यूज़ करके आप इसको कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर, ये वाइट कलर का टेक्स्ट, कलर चेंजिंग, होवर्स, ये सारी चीज़ें आप CSS से यूज़ कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आना यार आप इनका फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि इसको डाउनलोड में क्लिक करने में ना सही में डाउनलोड हो जाता है, राइट, लाइक दिस। ओके, लाइक दैट। ओके ओके गाइस, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जब आप इन तीनों को मिलाओगे ना यार, तब जाके आप एक रियल फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। कंप्लीटेड आवर होल HTML फुल कोर्स। गाइस अगर आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत हो, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया हो, या फिर मुझे अगले वीडियो के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट्स लानी हो, तो यार मुझे ज़रूर बता दो। और कैसे लगा मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ यार, बिल्कुल मिस मत करना, प्लीज़ बता दो, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कर सकूँ। Yes, definitely. So guys, thank you everyone for watching this video fully, and we'll meet in another video. Bye everyone.